इक्विलिब्रियम चैप्टर शुरू कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है ना। मैंने पहले ही बता दिया कि इक्विलिब्रियम बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, खास करके आपके नीट के लिए। और ये जो बैच है भाई, ये इट इज़ काइंड ऑफ क्रैश कोर्स, बट मेरी पूरी कोशिश ये होती है कि जितना डिटेल दे सकूँ आपको चैप्टर के बारे में, डिटेल दे करके आगे चलूँ। बट इन दिस चैप्टर ऑब्वियसली आई विल बी टेकिंग इट एट अ सर्टेन पेस, ठीक है ना। थोड़ा सा फास्टर लेके जाऊँगा इसको, चीज़ों को समझाते हुए। एंड ऑब्वियसली जैसे हम बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं, वो क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है ना। तो पहले पढ़ेंगे हम लोग केमिकल इक्विलिब्रियम, फिर पढ़ेंगे आयनिक इक्विलिब्रियम, और थोड़ी बहुत बातें होंगी फिजिकल इक्विलिब्रियम की भी, ठीक है ना। तो शुरू करते हैं सबसे पहले केमिकल इक्विलिब्रियम। केमिकल इक्विलिब्रियम पार्ट 1 है ये, और इसमें आयनिक वाला चैप्टर जो है, आयनिक वाला, वो इसके बाद पढ़ेंगे, बिकॉज इसके बिना तो नहीं होगा। अब देखो इक्विलिब्रियम आपको पता है, दो तरह के इक्विलिब्रियम होते हैं, स्टैटिक इक्विलिब्रियम और डायनामिक इक्विलिब्रियम। देखो भाई ये फास्ट ट्रैक बैच है, इसमें ज़्यादा कुछ लिखूंगा नहीं, अब बता रहा हूँ मैं, ठीक है ना, फिर भी समझा के चलूंगा, ठीक है। दो तरह के इक्विलिब्रियम होते हैं, स्टैटिक इक्विलिब्रियम और डायनामिक इक्विलिब्रियम। स्टैटिक इक्विलिब्रियम जैसे फिजिक्स में बताया गया है कि अगर कोई भी आपके पास ब्लॉक है, उस ब्लॉक पर अगर नेट फोर्सेस को बैलेंस आउट कर दिया जाए, नेट फोर्सेस को हर तरफ से लगा करके बैलेंस आउट कर दिया जाए, तो उस ब्लॉक में कोई भी मोशन नहीं होगा। मोशन नहीं है मतलब नेट एक्सेलरेशन उस पर क्या होगा, जस्ट जीरो हो जाएगा। तो हम कहते हैं कि वो ब्लॉक जो है वो एक इक्विलिब्रियम में रखी गई है, और वो इक्विलिब्रियम बच्चों स्टैटिक इक्विलिब्रियम कहलाती है, बिकॉज देयर इज नो मोशन इन द ब्लॉक, देयर इज नो मोशन इन द ब्लॉक। बट देयर इज अनदर काइंड ऑफ इक्विलिब्रियम विच इज ऑल्सो नोन एज डायनामिक इक्विलिब्रियम। डायनामिक इक्विलिब्रियम बच्चों एक ऐसे इक्विलिब्रियम सिचुएशन है जिसमें प्रोसेस रुका नहीं होता है, प्रोसेस चल रहा होता है, प्रोसेस चल रहा होता है, लेकिन दो opposite forces, you can imagine there are two opposite forces which are operating against each other, है ना, such that it seems like the net forces now becomes zero। बट मैं तुम्हें इसका एक एग्जांपल देता हूँ, ठीक है ना। डायनेमिक इक्विलिब्रियम के बारे में प्लीज़ दिमाग में ये बात बैठा ले कि प्रोसेस चल रहा होता है, लेकिन दो अपोजिट डायरेक्शन में सेम रेट से चलने लगता है, सेम रेट से चलने लगता है। तो पर यूनिट टाइम जो चेंजेस फॉरवर्ड डायरेक्शन में आ रही होंगी, उतने ही टाइम में बैकवर्ड डायरेक्शन में भी चेंजेस आ जाएंगी, जिसकी वजह से लगता है कि कोई चेंज नहीं हुआ। इसका बहुत ही बेस्ट एग्जाम्पल ये होता है, जैसा मैंने आपको बताया था कि अगर आपके पास कोई बकेट है, ठीक है ना, आपने टैप से इसमें पानी भरना शुरू कर दिया, तो अभी जो ये प्रोसेस है ये यूनिडायरेक्शनल है, एक ही डायरेक्शन में चल रही है, और वो है बकेट में पानी के लेवल के हाइट का बढ़ना। देखो जब भी कोई प्रोसेस होगी तो देयर विल बी सम ऑब्जर्वेबल चेंजेस, कुछ ना कुछ आपको चेंज नज़र आएगा। जब आपने पानी भरना शुरू किया है बकेट में, तो ऑब्वियसली आपको एक चेंज नज़र आ रही है, और वो चेंज है पानी के लेवल में इंक्रीज आना। एक ही डायरेक्शन में ये प्रोसेस चल रहा है, यूनिडायरेक्शनल है इस वक्त। अब मैंने क्या कर दिया कि उस बकेट में छोटा सा होल कर दिया, क्या कर दिया, छोटा सा होल कर दिया, ठीक है ना। लेकिन होल बहुत छोटा सा किया है, तो पानी के निकलने का जो रेट है वो अलग होगा, और पानी के भरने का जो रेट है वो अलग है, ठीक है ना। तो पानी अगर बहुत ही तेज़ी से भर रहा है, लेकिन निकलने का एग्जिट का जो रेट है वो अगर स्लो है, तो अब भी पानी के लेवल में इंक्रीज़ ही आपको नज़र आएगा। पर ये इंक्रीज़ उतना नहीं है जितना कि पहले होता था, क्योंकि पहले वाला प्रोसेस यूनि डायरेक्शनल है, उसमें एक ही डायरेक्शन में काम चल रही है, और वो है पानी के हाइट को बढ़ाने वाला फैक्टर। बोलो वहाँ पर एक ऐसा प्रोसेस चला जो पानी के हाइट को बढ़ा ही रहा था, लेकिन यहाँ पर अब दो अपोजिट फैक्टर्स काम करने लगे। नहीं भाई, एक ऐसा फैक्टर जो कि पानी के हाइट को कम करना चाह रहा है, एक ऐसा फैक्टर जो कि पानी के हाइट को बढ़ाना चाह रहा है, लेकिन दोनों एक दूसरे के अपोजिट काम कर रहे हैं, लेकिन रेट अभी बराबर नहीं है। तो ओवरऑल कुछ तो चेंज नजर आएगा ना। हाँ, वो नजर क्या आ रहा है कि हाइट में चेंजेस आ रहे हैं, हाइट बढ़ रहा है, पर उस रेट से नहीं बढ़ रहा है जितना कि पहले बढ़ रहा था। सही। अब मैंने क्या कर दिया, इस बकेट में एक और बड़ा सा होल कर दिया, इतना बड़ा होल कर दिया कि जिस रेट से पानी भर रहा है उसी रेट से पानी निकल भी रहा होगा। तो आपको यही तो दिखेगा कि पानी के लेवल में कोई इंक्रीज नहीं आ रहा है, कोई इंक्रीज नहीं आ रहा है, लेकिन प्रोसेस तो अब भी चल रहा है ना, पानी भर भी रहा है, पानी निकल भी रहा है, मतलब दोनों प्रोसेस काम कर रहे हैं, दोनों एक दूसरे से अपोजिट काम कर रहे हैं, लेकिन सेम रेट से काम कर रहे हैं। और इस वजह से ऐसा लग रहा है कि सब कुछ रुक सा गया है, कि एज इफ कोई प्रोसेस चल नहीं रहा, पर एक्चुअली प्रोसेस वहां चल रही है ना। प्रोसेस इज वर्किंग, प्रोसेस इज वर्किंग। तो कहने का मतलब हो गया कि वहां पर हम देख सकते हैं कि दो अपोजिट प्रोसेस काम कर रहे हैं, लेकिन सेम रेट से काम कर रहे हैं, लेकिन देख करके ऐसा लग रहा है कि कुछ हो नहीं रहा है। तो वैसे इक्विलिब्रियम को क्या बोलते हैं, डायनामिक इक्विलिब्रियम। तो केमिकल इक्विलिब्रियम में जो हम टॉपिक देखते हैं, जो भी प्रोसेस पढ़ रहे होते हैं, वो एक डायनामिक नेचर का इक्विलिब्रियम है, डायनामिक नेचर का इक्विलिब्रियम है। इतनी बात समझ आ गई क्या, है ना। जो भी चीज़ हम सीख रहे हैं वो क्या है, डायनामिक इक्विलिब्रियम। नाउ व्हाट इज डायनामिक इक्विलिब्रियम, एक ऐसा इक्विलिब्रियम है ना, एक ऐसी इक्विलिब्रियम स्टेट जो तब आती है जब दो अपोजिट डायरेक्शन में प्रोसेस चल रही होंगी, लेकिन सेम रेट से चल रही होंगी। क्या इतनी बात समझ आ गई क्या, ठीक है ना। एन इक्विलिब्रियम स्टेट अचीव्ड व्हेन रिएक्शंस, देखो मैं रिएक्शन पे ही काम कर रहा हूँ, केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं हम लोग, तो इस बात को रिएक्शन पर ही अप्लाई करते हैं। व्हेन रिएक्शन प्रोसीड्स इन बोथ द डायरेक्शन विद द सेम रेट,
विद द सेम रेट। ठीक है ना, ये बात तो आपको समझ आ गई ना, क्या मैं समझा पा रहा हूँ बताना। ठीक है ना, मतलब एट इक्विलिब्रियम हमने एक पॉइंट तो निकाल लिया कि इक्विलिब्रियम पर रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन विल बी सेम एज रेट ऑफ बैकवर्ड डायरेक्शन। इतने बात तो समझ आ रही ना इक्विलिब्रियम पर। और एक और पॉइंट हमने निकाल लिया कि इक्विलिब्रियम आ जाने के बाद किसी भी तरह का कोई भी चेंज नज़र नहीं आने वाला है। ठीक है ना, किसी भी तरह का कोई भी चेंज नज़र नहीं आने वाला है। ठीक है ना, इक्विलिब्रियम पर रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन और रेट ऑफ बैकवर्ड डायरेक्शन सेम हो जाते हैं। और मैं ये भी बोल सकता हूँ, ठीक है ना, कि एट इक्विलिब्रियम देयर इज नो ऑब्जर्वेबल चेंज। इफ्रा देख लो, तुम्हारी फ्रेंड नहीं है अभी यहाँ पर। नो ऑब्जर्वेबल चेंज। ठीक है ना, एट इक्विलिब्रियम देयर इज नो ऑब्जर्वेबल चेंज इन द सिस्टम। देयर इज़ नो ऑब्जर्वेबल चेंज इन द सिस्टम। जो आपका सिस्टम है जहाँ पर आपने ये रिएक्शन परफॉर्म कराया है वहाँ पर कोई भी चेंज नज़र नहीं आएगा। अब देखो भाई, हम तो केमिकल सिस्टम पर ही ये सारी बातें कर रहे हैं ना। केमिकल सिस्टम का मतलब क्या है, एक रिएक्शन होगा तो हमारे पास होगा केमिकल रिएक्शन सिस्टम। क्या एक और बात समझ आ रही है आपको कि इक्विलिब्रियम जब भी अचीव होगी रिवर्सिबल नेचर के रिएक्शन में ही अचीव होगी। बोलो है कि नहीं, इरिवर्सिबल रिएक्शन में नहीं होगी ना। इरिवर्सिबल रिएक्शन तो यूनिडायरेक्शनल होते हैं, वहाँ पर इक्विलिब्रियम आने की बात नहीं है। हमें तो भाई एक ऐसा रिएक्शन चाहिए जो दोनों डायरेक्शन से प्रोसीड कर सके, वो फॉरवर्ड भी जा सके, वो बैकवर्ड भी आ सके, मतलब रिएक्टेंट भी प्रोडक्ट बना सके और प्रोडक्ट भी रिएक्टेंट बना सके, तब जाकर के इक्विलिब्रियम आने की बात होगी, है ना। तो इक्विलिब्रियम विल बी अचीव्ड, इक्विलिब्रियम कैन बी अचीव्ड, है ना, ओनली इन रिवर्सिबल टाइप के रिएक्शन। ठीक है ना, रिवर्सिबल टाइप के रिएक्शन होने चाहिए। क्या इतनी बात समझ आ रही सभी को? ठीक है ना, हाँ, रिवर्सिबल टाइप के रिएक्शन होने चाहिए। इरिवर्सिबल में इक्विलिब्रियम नहीं आ सकती। और दूसरी बात ये भी है कि अगर रिएक्शन में कोई गैसियस बाई प्रोडक्ट्स बन रहे हैं कि रिएक्टेंट कन्वर्ट हुआ प्रोडक्ट में और प्रोडक्ट गैस है, तो भैया गैस एस्केप आउट नहीं होना चाहिए। गैस को रहना जरूरी है, वहाँ पर उस सिस्टम में रहना पड़ेगा ताकि वो गैस दोबारा से रिएक्टेंट भी बना सके। समझ रहे हो क्या? इसीलिए इक्विलिब्रियम तभी आएगी जब पूरा सिस्टम क्लोज्ड हो, बात समझ आ रही क्या? ठीक है ना। एंड इक्विलिब्रियम इज अचीव्ड, मैंने ये बात समझा दी इसीलिए लिख रहा हूँ। एंड इक्विलिब्रियम इज अचीव्ड इन अ क्लोज्ड कंटेनर, एक क्लोज कंटेनर होना चाहिए। ठीक है ना, एक क्लोज कंटेनर होना चाहिए, है ना। अच्छा, अगर कंटेनर क्लोज है तो क्या ये बात समझ आ रही कि वॉल्यूम ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट? अच्छा, सब लोग क्लास 12 के स्टूडेंट है अभी, है ना, और क्लास 12 में आपने मुझसे काइनेटिक्स पढ़ रखा है ना। रेट का मतलब हम लोग जानते हैं। रेट का मतलब क्या जानते हो? टेल मी, समबडी आंसर मी, व्हाट इज रेट? रेट का मतलब क्या होता है? चेंज इन कंसंट्रेशन पर यूनिट टाइम, राइट, बिल्कुल सही बोला है। चेंज इन प्रेशर पर यूनिट टाइम, है कि नहीं? समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? तो बेसिकली हमें क्या देखना था? यस, ठीक है ना। तो केमिकल रिएक्शन सिस्टम हम ले रहे हैं। अगर मान लो हमारे पास, ठीक है ना, इरिवर्सिबल बी है, तो शुरुआत में टाइम जीरो पर आपके पास केवल और केवल क्या है? रिएक्टेंट है। बोलो, टाइम जीरो पर क्या है? केवल और केवल रिएक्टेंट। इसका कंसंट्रेशन मैक्सिमम रहा होगा, बता दो मुझे, समझ आ रहा तो, ठीक है ना। इसका कंसंट्रेशन मैक्सिमम रहा होगा, है कि नहीं? अच्छा, इसका कंसंट्रेशन मैक्सिमम है। जैसे जैसे टाइम बीतेगा इसका कंसंट्रेशन गिरेगा ना, धीरे धीरे घटेगा ना। तो शुरुआत में मान लो इसका x1 हो गया या x हो गया, है ना। इसका कितना बनोगा ये निकालना जानते हैं ना हम लोग, ठीक है ना। अगर इसके इतने टाइम में x अमाउंट से कम हुआ है तो उसी टाइम में इसका x अमाउंट बन गया होगा। ये हमने काइनेटिक्स में सीखा हुआ है। x को एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन बोलते थे, याद है? x को क्या बोलते थे? एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन, जो ये बताता है कि पर यूनिट टाइम कितना चेंज हुआ है, कितना मोल रिएक्ट किया हुआ है, ठीक है ना। अब ये इक्विलिब्रियम का टाइम है कि नहीं है वो अभी पता नहीं हमें, है ना। इक्विलिब्रियम जब आ गया होगा तो एक ही बात पता है कि ये वैल्यू चेंज नहीं हो रही होगी। क्या ये बात समझ आ रही क्या? और ये भी वैल्यू चेंज नहीं हो रही होगी। ये बात समझ आ रही क्या? बताओ। हाँ, अगर ये इक्विलिब्रियम वाला टाइम नहीं है तो ये डेटा अभी भी चेंज हो रहा होगा ना। बोलो, ये डेटा अभी भी चेंज हो रहा होगा ना। हाँ, क्योंकि हमने ये बोला कि अगर इक्विलिब्रियम आ गया होगा, है ना, तो दोनों डायरेक्शन में रिएक्शन जो है सेम रेट से प्रोसीड करेंगे। सेम रेट से प्रोसीड करने का मतलब है जिस रेट से ए खत्म होगा उसी रेट से बी वापस से ए को बना देगा। पर यूनिट टाइम मान लो 1 सेकंड में इसका 2 मोलर कम हुआ तो बैकवर्ड डायरेक्शन भी उसी रेट से काम कर रही है, तो उतने ही टाइम में 2 मोलर बी ने ए बना दिया। तो इसलिए लग रहा है कि उसके कंसंट्रेशन में कोई चेंज
हालांकि रिएक्शन दोनों डायरेक्शन में अभी भी चल रही है। क्या ये बात समझ आ रही है आप लोग को? बताइए, क्या ये बात समझ आ रही है क्या? ठीक है ना। तो हाँ बच्चों, तो अगर ये इक्विलिब्रियम आ चुका होगा तो इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। लेट मी एक्सप्लेन यू विद सम डेटा ना, विद सम डेटा। मान लीजिए मैंने बोल दिया कि शुरुआत में इसका 10 मोलर है। क्या है? 10 मोलर। तो शुरुआत में ये तो नहीं रहा होगा ना। अब मान लो किसी टाइम टी पर या टाइम 2 सेकंड के बाद मैंने देखा तो इसका 8 मोलर हो गया। तो उतने 8 मोलर में इसका कितना बन गया होगा? मान लो कोएफिशिएंट 2 ले लिया है, मान लो इसका अब कोएफिशिएंट 2 हो गया, तो अब 4 मोलर बन गया होगा। समझदार को तो इशारा काफ़ी है, समझदार को तो इशारा काफ़ी है। इसका 2 मोलर रिएक्ट किया तो इसका 4 मोलर बन जाएगा, है ना। अगर हम 3 सेकंड के बाद देख रहे हैं तो इसका मान लो 6 मोलर हो गया, मतलब 4 मोलर रिएक्ट कर गया तो इसका 8 मोलर बन चुका होगा, है ना। मैंने टाइम 5 सेकंड पर देखा, 5 सेकंड पर देखा तो मान लो इसकी वैल्यू आ गई है 5 मोलर, है ना। कितनी आ गई है? 5 मोलर। तो इसका कितना बन गया होगा? 10 मोलर बन गया होगा। ये लॉजिक तो सबको समझ आ रहा होगा ना, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है ना। हाँ, स्टोइकियोमेट्री आती है हम लोग को, है ना, स्टोइकियोमेट्री आती है। अब मैंने क्या किया, 6 सेकंड पर देखा, 6 सेकंड पर देखा, तो 6 सेकंड पर देखा तो अब भी 5 ही मोलर है, अब भी 10 ही मोलर है। मुझे लग रहा है कि रिएक्शन में कुछ गड़बड़ी हो गई है। मैंने 7वें सेकंड पर भी आकर के देखा, उसमें भी क्या पाया, इसका 5 ही मोलर और इसका 10 ही मोलर। मतलब अब रिएक्शन में कंसंट्रेशन का कोई चेंज नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब है कि इक्विलिब्रियम हैज ऑलरेडी बीन अचीव्ड, है ना। और वो इक्विलिब्रियम किस समय पर आ गई है? वो इक्विलिब्रियम एक्चुअली 5 ही सेकंड पर आ चुकी है। सो दिस टाइम इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम टाइम, दिस टाइम इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम टाइम। क्या ये लॉजिक समझ आ रहा है? बताओ जल्दी, क्या ये लॉजिक समझ आ रहा है? बाय डेफिनेशन इक्विलिब्रियम आ जाने पर देयर विल बी नो चेंजेस इन द कंसंट्रेशन ऑफ एनी ऑफ द रिएक्टेंट और प्रोडक्ट व्हिच आर पार्टिसिपेटिंग इन अ केमिकल रिएक्शन। बोलो है कि नहीं? तो देयर इज नो ऑब्जर्वेबल चेंज, नो ऑब्जर्वेबल चेंज, है ना भाई। जो भी बच्चे, है ना, ये वीडियो कल को देखेंगे उन्हें लगेगा कि मैं थोड़ा फास्ट, मतलब वीडियो ही शायद फास्ट हो गई, नहीं, ये मैं नेचुरल स्पीड है मेरा भाई, ठीक है ना। सो नो ऑब्जर्वेबल चेंज, नो ऑब्जर्वेबल चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। क्या ये बात क्लियर है? बता दो, है ना। तो हम कहते हैं इक्विलिब्रियम आ गई है। एंड इक्विलिब्रियम टाइम इज व्हाट? इक्विलिब्रियम टाइम इज व्हाट? 5 सेकंड, कि 5वें सेकंड पर इक्विलिब्रियम आ चुकी है। बोलो इतनी बात समझ आ गई क्या? मतलब इस टाइम पर हम बोल सकते हैं, हाँ, एंड वी कैन ऑल्सो से कि एट इक्विलिब्रियम rate of forward direction becomes equals to rate of backward direction. Now let me ask you, how do you define rate? तो अभी आपने बोला है कि रेट जो होता है सर, रेट जो होता है दैट इज चेंज इन कंसंट्रेशन पर यूनिट टाइम, चेंज इन कंसंट्रेशन पर यूनिट टाइम, है ना, या चेंज इन प्रेशर पर यूनिट टाइम। बोलो है कि नहीं? बोलो है कि नहीं? ठीक है ना। तो अगर मैं रेट ऑफ ए निकालना चाह रहा हूँ, इस वक्त रेट ऑफ ए निकालना चाह रहा हूँ, तो रेट ऑफ ए कैसे निकालते हो? माइनस DA/dt। बोलो है कि नहीं? याद आ रहा है क्या? है ना, चेंज इन कंसंट्रेशन। माइनस क्यों लगाते हैं? बिकॉज रेट कभी नेगेटिव नहीं हो सकता है, रेट कभी नेगेटिव नहीं हो सकता है। हाँ, रेट ऑफ बी कैसे निकालोगे? प्लस का dB/dt। हाँ, क्या कोएफिशिएंट से कुछ लेना देना क्या? अभी कोएफिशिएंट से कुछ लेना देना क्या? घर से निकाल के मारूंगा तुम लोग को, है ना। रेट ऑफ बी की बात हो रही है, रेट ऑफ बी की बात हो रही है। खैर, कोएफिशिएंट से कुछ लेना देना नहीं होता है। खैर, मैं यहाँ पर कुछ समझाना नहीं चाह रहा हूँ, बस ये आपको रेट का एक बार एक्सप्रेशन रिकॉल करा रहा हूँ। जैसे कुछ बच्चों ने अभी जो लाइव क्लास में जुड़े हुए हैं वो क्या कह रहे हैं, बाई 2dt। भाई तुम पागल हो, ठीक है ना। बाई 2dt निकालने का मतलब है आपने रेट ऑफ रिएक्शन निकाल लिया। क्या निकाल लिया? रेट ऑफ रिएक्शन। अब एक दो, जब 2dt से डिवाइड कर दिया तो वो एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन ही तो है। एनीवेज, मैं उस पर चर्चा नहीं करना चाह रहा, मैं तो सिर्फ इतना बोलना चाह रहा हूँ, क्या आपको रेट लॉ एक्सप्रेशन वाली बात याद है? डू यू रिमेंबर व्हाट वाज रेट लॉ एक्सप्रेशन? रेट लॉ एक्सप्रेशन क्या आपको याद है? रेट लॉ एक्सप्रेशन एक ऐसा एक्सप्रेशन होता था जो कि रिएक्शन के रेट को रिलेट करता था कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट से। बोलो हाँ कि ना, बोलो हाँ कि ना, ठीक है ना। हाँ, हम लोग रेट लॉ एक्सप्रेशन लिखना जानते हैं, जिसमें हमने ये पढ़ा था कि रेट इन एनी डायरेक्शन इज गोइंग टू बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन रेज्ड टू देयर इंडिविजुअल ऑर्डर दैट माइट नॉट बी इक्वल टू द स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट अनलेस इट इज मेंशन्ड कि वो रिएक्शन सिंपल टाइप का रिएक्शन है या एलिमेंट्री टाइप का रिएक्शन है। बोलो ये बात याद है क्या? याद है क्या? ठीक है ना, कि हर एक रिएक्टेंट के ऊपर कुछ पावर आती थी, एंड दैट पावर रिप्रेजेंट्स व्हाट? ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन व्हिच इज एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड। वो ऑर्डर स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट के बराबर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। होगा तब जब ये बोल दिया जाए कि वो रिएक्शन सिंपल टाइप की रिएक्शन है, एलिमेंट्री रिएक्शन है, सिंगल स्टेप रिएक्शन है। क्या मेरी ये सारी बातें याद है? ठीक है ना। तो बच्चों उसी को तो हम लोग लॉ ऑफ मास एक्शन बोलते थे। क्या बोलते थे? लॉ ऑफ मास एक्शन। क्या बोलते थे? लॉ ऑफ मास एक्शन। नहीं भी पता है तो सुन लो, है ना। लोमा कहते हैं इसको, लोमा, है ना, लोमा। देखो, दो माँ नहीं रहे, किसकी दो माँ है? एक ही बात है, ठीक है ना। लॉ ऑफ मास एक्शन, ठीक है ना। लॉ ऑफ मास एक्शन क्या बोलता है? रेट इन एनी डायरेक्शन इज गोइंग टू बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट ईच रेज टू देयर इंडिविजुअल स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। बेसिकली ये लॉ ऑफ मास एक्शन
जब हम लिख रहे होते हैं हम ये मानते हैं कि दोनों डायरेक्शन में जो रिएक्शन हो रही है वो सिंपल टाइप की रिएक्शन है, सिंपल मान के आगे बढ़ रहे हैं। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? इसमें एक ये अजम्पशन है कि सिंपल रिएक्शन है, ठीक है ना। ओके, सो आई एम गोइंग टू डिफाइन व्हाट इज लॉ ऑफ मास एक्शन। रेट इन एनी डायरेक्शन, रेट इन, बताना, रेट इन एनी डायरेक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, प्रोपोर्शनल। कंसंट्रेशन ना बोल के मैं एक टर्म यूज कर रहा हूं जो आप जानते हो ऑलरेडी, हाँ, एक्टिव मास, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, ठीक है ना। रेट इन एनी डायरेक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्टिव मास, टू द एक्टिव मास, है ना। एक्टिव मास की जगह पे मैंने आपको बता दिया था, या तो कंसंट्रेशन पुट कर सकते हो या तो प्रेशर पुट कर सकते हो। बोलो याद है, ये बात याद है ना, कंसंट्रेशन या प्रेशर, है ना। और उन दो गधों को भी बुला लो यार, सुमित और सौरभ को, क्या कर रहे हैं वो, पागल है क्या, ठीक है ना। रेट इन एनी डायरेक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्टिव मास ऑफ, है ना, रिएक्टेंट्स, रिएक्टेंट्स, reactants raised to their individual stoichiometric coefficient, individual stoichiometric coefficient। we are considering कि रिएक्शन इज सिंपल, बात समझ रहे हो क्या, तब जाकर के ये लॉमा लिख रहे हैं, ठीक है ना। हाँ, पेज नंबर 1 एक बार फोटो लेंगे फिर आगे बढ़ने वाले हैं। ये सीखा है कि रेट किसी भी डायरेक्शन में दैट इज गोइंग टू बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्टिव मास ऑफ द रिएक्टेंट रेट्स टू देयर इंडिविजुअल स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। अब हम मान लेते हैं कि हमारे पास ऐसा कोई रिएक्शन है, रिवर्सिबल टाइप का रिएक्शन है। भैया रिवर्सिबल है तो दोनों डायरेक्शन में प्रोसीड करेगा, है कि नहीं। अच्छा, मान लेते हैं 3C + 4D, ऐसा कुछ लिख दिया, कोएफिशिएंट अलग अलग लिख दिया, मान के चलेगा। अब मुझे कोई बताएगा, मैं जो पूछूंगा वही बताना और दिमाग से बताना। रिएक्टेंट कौन है यहाँ पर, रिएक्टेंट कौन है। हाँ, बेसिकली हमारी आदत ये है कि जो लेफ्ट में लिखा हुआ है ना, जो लेफ्ट में लिखा हुआ है वो रिएक्टेंट है, जो राइट में लिखा हुआ है वो प्रोडक्ट है। पर ये इरिवर्सिबल टाइप के रिएक्शन में बोलना सही रहता है, पर ये तो रिवर्सिबल टाइप का है। रिवर्सिबल टाइप का है तो भैया दोनों ही रिएक्टेंट है, दोनों ही प्रोडक्ट है। अगर मैं फॉरवर्ड डायरेक्शन की बात कर रहा हूँ, किसकी बात कर रहा हूँ, फॉरवर्ड डायरेक्शन की, किसकी बात कर रहा हूँ, फॉरवर्ड डायरेक्शन की। तो यार फॉरवर्ड डायरेक्शन में ना रिएक्टेंट तो वही है जो आपको दिख रहा है, रिएक्टेंट है यहाँ पर कौन, A एंड B, है ना। और वही अगर मुझसे कोई पूछता है कि फॉरवर्ड डायरेक्शन के लिए प्रोडक्ट बता दीजिए क्या है, तो हम बोलेंगे C और D। लेकिन अगर हमसे बोला जाता कि बैकवर्ड डायरेक्शन की तरफ से देखो, है ना, बैकवर्ड डायरेक्शन से देखो, तो अगर मैं पूछता हूँ कि अब बता दो कि रिएक्टेंट कौन है, तो रिएक्टेंट है C और D। और वही अगर मैं पूछता हूँ कि प्रोडक्ट कौन है, तो वो हमें बोलना होगा A एंड B। बिल्कुल सही जवाब है, बिल्कुल सही जवाब है। नाउ व्हाट आई वांट टू से इज कि फॉरवर्ड डायरेक्शन में रेट जो होगा वो RF कहलाएगा, बैकवर्ड डायरेक्शन का जो रेट होगा वो RB कहलाएगा। ये बात तो क्लियर है बिल्कुल, ठीक है ना। अगर मैं यहाँ से रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन लिखना चाहता हूँ, तो रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन इज गोइंग टू बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्टिव मास ऑफ द रिएक्टेंट्स रेट्स टू देयर इंडिविजुअल स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, ठीक है ना। मुझे कोई बता दो कि रिएक्टेंट साइड में टोटल कितने रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट साइड में मतलब फॉरवर्ड डायरेक्शन में जो रिएक्टेंट है टोटल कितने रिएक्टेंट है। मैंने पूछा कितने रिएक्टेंट है, एक बच्चे ने 3 बोला है, बिल्कुल सही जवाब है, 3 रिएक्टेंट है एक्चुअली, एक A, एक B और एक B। अरे नहीं समझ आ रहा है क्या, ठीक है। हाँ, प्रोडक्ट साइड में टोटल कितने प्रोडक्ट हैं, 4 हैं वैसे तो, 4 है वैसे तो, एनीवेज। हाँ, तो अगर ये मैं इंडिविजुअल स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ना भी लिखूँ ना, तो स्टेटमेंट ऐसा आपको मिलेगा किताबों में, द रेट इन एनी डायरेक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्टिव मास ऑफ ऑल द रिएक्टेंट्स। तो जाहिर सी बात है यहाँ पर कितने रिएक्टेंट है, कितने रिएक्टेंट है, 3 है। तो ऑल द रिएक्टेंट के लिए अगर मैं रेट लिखना चाहता तो ऐसे लिखता कि एक्टिव मास ऑफ A इंटू एक्टिव मास ऑफ B इंटू एक्टिव मास ऑफ B। बोलो है कि नहीं, है ना। हाँ, रेट इन एनी डायरेक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट्स, है ना। अब 3 रिएक्टेंट्स हैं तो तीनों का एक्टिव मास लेना पड़ेगा। ये मैं A लिख रहा हूँ, क्या लिख रहा हूँ, A का मतलब क्या है, एक्टिव मास। पर मैं इसको हटा ही देता हूँ, कंफ्यूज क्यों करूँ, जैसे बाकी जगह लिखा जाता है वैसे लिखा जाए, है ना। इसको स्क्वायर ब्रैकेट में अक्सर दिखाया जाता है, समझ लो क्या, एक्टिव मास को भी कैसे दिखाते हैं बच्चों, स्क्वायर ब्रैकेट में। पर जनरली इट मस्ट बी अंडरस्टूड दैट द एक्टिव मास इज नथिंग बट आइदर प्रेशर और कंसंट्रेशन, इतना ही मान के चलेंगे। जो कि प्योर सॉलिड प्योर लिक्विड के लिए कितना लेके चलते थे हम लोग, 1, बिकॉज वो कांस्टेंट रहता था, ये तो पता है ना। खैर हाँ, देखेंगे तो एक्टिव मास ऑफ A की पावर 1 इंटू एक्टिव मास ऑफ B की पावर 2। हाँ, ये रेट एनी डायरेक्शन पे बात हो रही है। मैंने ये नहीं बोला कि ये रेट इक्विलिब्रियम वाला रेट है, मैंने बोला है क्या, मैंने बोला है क्या। तो मैं यहाँ पर क्यों इक्विलिब्रियम का साइन लिखूंगा, नहीं, ये कंसंट्रेशन किसी भी वक्त का है, क्योंकि ये एक्सप्रेशन तो किसी भी टाइम पे लिखा जाता है, काइनेटिक्स तो किसी भी टाइम पे वैलिड है, समझ रहे हो नहीं। अब जब इसका प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाएंगे तो हम लिखेंगे RF इक्वल्स टू KF इंटू कंसंट्रेशन ऑफ A की पावर 1 इंटू कंसंट्रेशन ऑफ B की पावर 2, ठीक है ना। और वही अगर हम रेट ऑफ बैकवर्ड डायरेक्शन की बात करेंगे, दैट इज गोइंग टू बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ, है ना, द कंसंट्रेशन द एक्टिव मास ऑफ C टू द पावर 3 इंटू D टू द पावर 4। बोलो ये बात समझ आ रही क्या, है ना। हाँ, सो RB इज गोइंग टू बी इक्वल टू KB इंटू कंसंट्रेशन ऑफ C की पावर 3 इंटू कंसंट्रेशन ऑफ D की पावर 4। सुमित ठीक हो, तुम कहाँ पर थे, हाँ सुमित, हाँ शुक्ला जी। अच्छा, कोई मुझे बताएगा KF को क्या बोला जाएगा बच्चों, KF को क्या बोला जाएगा,
बिल्कुल सही, फॉरवर्ड रेट कांस्टेंट है ना। और ये रेट कांस्टेंट तो है, इसका हमने 2-3 नाम और सीखा है, 2 नाम और सीखा है। हाँ, स्पेसिफिक रेट बोल सकते हो, या वेलोसिटी कांस्टेंट बोल सकते हो, या रेट कांस्टेंट बोल सकते हो। ये 3 नाम बताए थे ना काइनेटिक्स में बताया ना। ओके, तो ये हो गया फॉरवर्ड रेट कांस्टेंट। वैसे तो यही बोला जाता है फॉरवर्ड रेट कांस्टेंट, या फॉरवर्ड वेलोसिटी कांस्टेंट, या फॉरवर्ड स्पेसिफिक रेट। फॉरवर्ड स्पेसिफिक रेट, फॉरवर्ड डायरेक्शन का स्पेसिफिक रेट है, फॉरवर्ड स्पेसिफिक रेट, ठीक है ना। केबी को क्या बोला जाएगा भाई, बैकवर्ड रेट कांस्टेंट, बैकवर्ड रेट कांस्टेंट, बीआरसी, समझ रहे हो क्या, या फिर बैकवर्ड स्पेसिफिक रेट। हाँ, ये सब समझ आता होगा, आता है ना, ठीक है ना। और आपको फिर से एक काइनेटिक्स की बात याद दिलाता हूँ। रेट कांस्टेंट की जनरल यूनिट क्या होती है, रेट कांस्टेंट की जनरल यूनिट क्या होती है, मोलर 1 - n पर सेकंड, मोलर की पावर 1 - n पर सेकंड। याद आ रहा है क्या, मोलर की पावर 1 - n पर सेकंड है ना, मोल पर लीटर 1 - n पर सेकंड, या एटीएम 1 - n पर सेकंड। याद आ रहा है ना, अगर प्रेशर के टर्म में लिखा जाए तो याद रखें, है ना। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए क्या होता है, देखो मैं रिकॉल करा के चल रहा हूँ काइनेटिक्स वाली बात। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट कितनी होती है, पर सेकंड। बिल्कुल सही जवाब, बिल्कुल सही जवाब। जीरो ऑर्डर के लिए कितना होता है, जीरो ऑर्डर के लिए कितना होता है, मोल पर लीटर पर सेकंड, मोलर पर सेकंड। अरे कुछ समझ आ रहा है क्या, है ना। सेकंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए क्या होता है, पर मोलर पर सेकंड। सही बोल रहा हूँ क्या, सेकंड ऑर्डर के लिए पर मोलर पर सेकंड, है ना, लीटर पर मोल पर सेकंड, लीटर पर मोल पर सेकंड, बिल्कुल सही। हाँ, तो ये सब भूलना नहीं है भाई। चैप्टर कैसे रिलेटेड है, मजा आ रहा है, समझ आ रहा है अब तो, चैप्टर रिलेटेड है, थोड़ा बहुत समझ आ रहा है क्या। हाँ ओके, अब एट इक्विलिब्रियम, है ना। अगर इक्विलिब्रियम आ चुकी है तो एक बात तो पता है ना कि इक्विलिब्रियम पे कुछ चीज़ें चेंज नहीं होती हैं। इक्विलिब्रियम पर हर चीज़ें रिएक्शन के रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं, जो भी पैरामीटर, उनमें किसी भी तरह का कोई चेंज नज़र नहीं आता है। ना तो मास बदलेगी, ना तो मोल्स बदलेंगे, और वॉल्यूम तो बदल ही नहीं रहा है क्योंकि कंटेनर क्लोज है। तो मोल्स पर लीटर भी नहीं चेंज हो रहा, मतलब कंसंट्रेशन नहीं चेंज हो रहा, मतलब प्रेशर नहीं चेंज हो रहा है, मतलब मोल फ्रैक्शन नहीं चेंज हो रहा है, मतलब कलर नहीं चेंज हो रहा है। भाई अगर कलर वलर का भी कोई फंडा है ना तो वो भी अब चेंजेस नहीं आएंगे, उससे भी समझ आ सकता है कि इक्विलिब्रियम आ गई है। या गैस की डेंसिटी, शुरुआत में बहुत तेजी से गैस की डेंसिटी बढ़ रही थी, उसके बाद अगर गैस रिलीज भी हो रही है ना, है ना, कोई स्मोक वगैरह मान लो बनने लगा रिएक्शन में, तो स्मोक की भी डेंसिटी अब कांस्टेंट हो जाती है, जिससे समझ आ जाता है कि अब और भी ज़्यादा कोई रिएक्शन, मतलब अगर चल भी रही होगी तो दोनों डायरेक्शन में सेम रेट से चल रही है ना। वरना धीरे धीरे तो डेंसिटी गिरने लगेगी ना, स्मोक की डेंसिटी गिरने लगेगी ना अगर रिएक्शन रुक जाएगा तो। खैर समझ आ रहा है क्या, बता दो समझ आ रहा है या नहीं। हाँ, तो वही मैं कह रहा हूँ कि अगर इक्विलिब्रियम आ गई है तो गाइज यू नो दैट एट इक्विलिब्रियम रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन बिकम्स इक्वल्स टू द रेट ऑफ बैकवर्ड डायरेक्शन, है ना। फॉरवर्ड डायरेक्शन का रेट क्या लिखते हैं, KF A की पावर, वेलकम टेक्निकल गुरु जी, वे वर यू, पागल है क्या रे साले, क्लास मिस करेगा तू, इतनी हिम्मत है तुझमें, ठीक है। इतना दिमाग मत लगाया कर, चुपचाप क्लास ले, ठीक है। ये समझ आ गया, बताओ, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। अच्छा, अब यहाँ से देखो, मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ KF/KB, लिख सकता हूँ क्या, KF/KB, है ना। KF/KB का रेशियो जब लिखोगे तो क्या हो जाएगा, C की पावर 3 इंटू D की पावर 4, बोलो है कि नहीं, डिवाइड बाई, हाँ बिल्कुल सही, A की पावर 1 B की पावर 2, है ना। बच्चों ये जो KF/KB का रेशियो है ना, इसी को बोला जाता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। क्या बोला जाता है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। फिलहाल इसको कंसंट्रेशन ना माने आप, इसको एक्टिव मास माने। क्या माने, एक्टिव मास। मैंने पहले बोल दिया ये सब एक्टिव मास लिखा है मैंने, ठीक है ना। अच्छा, K इक्विलिब्रियम को ही एक और नाम से जाना जाता है थर्मोडायनेमिक कांस्टेंट, बिल्कुल सही, थर्मोडायनामिक कांस्टेंट, है ना। थर्मोडायनामिक कांस्टेंट इसलिए नाम पड़ा है बच्चों क्योंकि ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को ये वरदान मिला है कि इसकी वैल्यू सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर के साथ ही बदल सकती है। एट अ गिवन टेम्परेचर इसकी वैल्यू फिक्स रहेगी। एट अ गिवन टेम्परेचर कोई ऐसा मतलब दुनिया में समझ लो ताकत ही नहीं है कोई ऐसी जो इसकी वैल्यू को बदल दे। समझ रहे हो या नहीं समझ रहे हो। हाँ, जो चीज़ें बदलेंगी वो कहाँ बदलेंगी, राइट में, अबे राइट साइड में, एक्सप्रेशन में कुछ चेंज आएगा ताकि उसकी वैल्यू सेम रहे। समझ रहे हो। मान लो तुमने कंसंट्रेशन ऑफ CV बढ़ा दिया तो हो सकता है D घट जाए थोड़ा बहुत, एडजस्ट हो करके, ताकि वैल्यू उतनी हो जाए। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो। या ये बढ़ा दिया है तो ये भी उसी रेशियो में, हाँ, अगर ये 4 गुना हो गया तो ये भी 4 गुना बढ़ जाए, वैसे ही हो जाए कि वैल्यू लगभग सेम रहे। बोलो समझ गया या नहीं समझ गया। अरे हाँ, तो याद रखें जब तक टेम्परेचर नहीं बदलेगा किसकी वैल्यू नहीं बदलेगी, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू नहीं बदलेगी। अच्छा, एक बहुत ही बेसिक सा सवाल कराऊंगा आपको, फॉरवर्ड रेट कांस्टेंट दे दे, बैकवर्ड रेट कांस्टेंट दे दे, दोनों को डिवाइड कर देना, क्या मिल जाएगा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। बोलो ये बात समझ आ रही क्या। हाँ, बहुत ही बेसिक सा सवाल है वो। अभी न्यूमेरिकल्स की तरफ बाद में जाएंगे, आज बहुत सारे डेरिवेशंस करने वाले हैं। मतलब डेरिवेशंस क्या मतलब, अगर मैं चाहूँ तो ये क्रैश कोर्स है और क्रैश कोर्स में सीधे लिख दूँ कि इक्विलिब्रियम का एक्सप्रेशन लिखना आता है कि नहीं, हाँ आता है सर। सीधे लिख दूँ कि KP = KC/RT डेल्टा NG पता है कि नहीं, हाँ आता है सर। कई जगह देखना क्रैश कोर्स ऐसे ही पढ़ाया जाता है, बट आई ट्राई कि वो चीज़ें भी समझ आ जाएँ, ठीक है ना। ओके, देखो अब मेरी बात को समझना, ठीक है ना। यहाँ पर ये चीज़ हम समझ चुके हैं, ठीक है ना। थर्मोडायनेमिक कांस्टेंट, इसको लिख देता हूँ मैं, थर्मोडायनेमिक कांस्टेंट। क्या लिखना है इसको, थर्मोडायनामिक
कांस्टेंट, थर्मोडायनेमिक कांस्टेंट, मतलब इक्विलिब्रियम के एक्सप्रेशन में प्रोडक्ट सब ऊपर आते हैं, रिएक्टेंट सब नीचे आते हैं, है ना। हाँ, प्रोडक्ट ऊपर और सभी के पावर में क्या मिलेगा आपको, उनका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, क्या मिलेगा उनका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। ओके, तो मैं यहाँ पर बता रहा हूँ कि KTH इज कॉल्ड थर्मोडायनेमिक कांस्टेंट, है ना, और K इक्विलिब्रियम, है ना, नोट करके लिख रहा हूँ मैं कि वैल्यूज ऑफ KTH और K इक्विलिब्रियम डज नॉट चेंज at a given temperature, does not change at a given temperature, है ना। its value will only change when temperature is changed, याद रखें, जब तक आप टेम्परेचर को नहीं बदलने वाले इसकी वैल्यू नहीं बदलने वाली है, ध्यान रखेंगे, बार बार बोल रहा हूँ मैं, ठीक है ना। ओके जी, इतनी बात तो हमें समझ आ गई है सर अब कुछ आगे की बातें बताऊँ। हाँ, आगे की बातें बता देता हूँ, ठीक है ना, कि एक्टिव मास, ठीक है ना, active mass is either taken as pressure or concentration क्या इतनी भी बात समझ आ रही क्या, ठीक है ना। दूसरी बात, एक्टिव मास, ठीक है ना, एक्टिव मास ऑफ प्योर सॉलिड और प्योर लिक्विड is constant and that is assumed to be and that is taken as 1। उसकी वैल्यू कितनी ले लेते हैं हम लोग, 1 ले लेते हैं भाई, 1 ले लेते हैं, एक्टिव मास उसको 1 ले लेते हैं। बात समझ गया, नहीं समझ गया, कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ पर। अच्छा, नाउ व्हाट इज यूनिट ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की यूनिट क्या हो सकती है, ठीक है ना। तो आप इसको 2 टर्म्स में लिख सकते हो, या यहाँ पर पहले तो ये बात कर लो, टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। अभी तुमने बोला है कि सर जब भी इक्विलिब्रियम का एक्सप्रेशन लिखा जाएगा तो उस इक्विलिब्रियम के एक्सप्रेशन में आपको या तो कंसंट्रेशन पुट करना है या तो आपको प्रेशर पुट करना है। अगर मैंने कंसंट्रेशन पुट कर दिया तो वहाँ पर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को हम लोग Kc बोलेंगे, ठीक है ना। अगर मैंने प्रेशर पुट कर दिया कि वहाँ के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को Kp, Kc को बोलते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन, है ना। और Kp को बोलते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ प्रेशर या पार्शियल प्रेशर। इतनी बात समझ आ रही क्या। तो हम यूनिट, अगर हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की बात करें तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की यूनिट को या तो मोलैरिटी के टर्म में बता पाएंगे या तो ATM, बार, mmHg, टॉर, इन सब के टर्म में बता पाएंगे। पेज नंबर सेकंड ही है क्या, ओके, पेज नंबर 2 है। जल्दी से फोटो ले, आगे बढ़ेंगे, पानी पिला यार जरा। आसिफ, गिव मी सम वाटर। चलो जी, इसके आगे की बात करते हैं, ठीक है ना। हम भी अगर बच्चे होते, और समय तैयारी चल रही है रे, इतने दिन से गायब है भाई, देखा नहीं तुम लोग को, है तो इधर, मैं यहाँ तो वहाँ, जिंदगी है कहाँ, देखता हूँ जिधर, तू ही तू है वहाँ, बन तेरे अब, ये तेरे लिए नहीं था रे, जिया जाए ना। हाँ देखो, ऑन कर दिया, ठीक है ना। देखो, मान लीजिए, लेट अस कंसीडर दैट वी हैव अ रिवर्सिबल रिएक्शन इन व्हिच A moles of A reacts with B moles of B to convert into C moles of C and D moles of D, जहाँ पर स्मॉल a b c d स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है, कैपिटल A B C D रिएक्टेंट और प्रोडक्ट है। ओके, तो अगर मुझसे कोई कहता है कि सर यहाँ पर ना Kc का एक्सप्रेशन लिखे, तो Kc का मतलब कंसंट्रेशन के टर्म में लिखना है। सो आप कैसे लिखोगे, कंसंट्रेशन ऑफ C to the power C इंटू कंसंट्रेशन ऑफ D to the power D इंटू कंसंट्रेशन ऑफ A to the power A इंटू कंसंट्रेशन ऑफ B to the power B, है ना। ध्यान रखने वाली बात यह है कि सर जी ये कंसंट्रेशन जो आप पुट कर रहे हैं ना, ये सब इक्विलिब्रियम का होना चाहिए, क्योंकि भाई साहब आपने बोला कि Kc या Kp जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इनकी वैल्यू फिक्स होगी। तो अगर इनकी वैल्यू फिक्स है तो ये भी चीज़ें अब चेंज नहीं करनी चाहिए थी ना। अरे यार, कोई फिक्स वैल्यू निकालने के लिए ना तो ये बदलना चाहिए ना तो ये बदलना चाहिए। और ये चीज़ें कब नहीं बदलेंगी, जब इक्विलिब्रियम आ चुकी हो। जब तक इक्विलिब्रियम नहीं आएगा तब तक तो भाई किसी और टाइम पर तो ये वैल्यूज में लगातार कोई ना कोई चेंजेस आ रही होंगी, है कि नहीं। हाँ, तो ध्यान रखें कि इक्विलिब्रियम में सब कुछ कांस्टेंट हो गया होगा, इसका पता चल जाए, इसका पता चल जाए, इसका पता चल जाए, इसका पता चल जाए, सब कुछ निकाल लो, Kc मिल जाएगा, है ना। तो काम यही करना है। जब भी हम क्वेश्चन करेंगे ना, जब भी हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे ना, तो व्हाट यू विल सी इज कि यार इनके न्यूमेरिकल में ना डेटा
या तो इक्विलिब्रियम का ही दिया होता है डेटा, या तो कहाँ का दिया होता है, इक्विलिब्रियम का। क्योंकि अगर इक्विलिब्रियम का डेटा दिया ना तो मेहनत नहीं करनी भाई, इक्विलिब्रियम का एक्सप्रेशन लिखो, वैल्यू पुट करो, सॉल्व करो। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? अगर इक्विलिब्रियम का ही डेटा दिया है, लेकिन ज्यादातर क्वेश्चन में क्या होगा, डेटा जो है ना इक्विलिब्रियम पर ना देके इनिशियल दिया होगा। इस पूरे चैप्टर में इनिशियल देगा अक्सर, उस इनिशियल से हमें इक्विलिब्रियम तक का डेटा निकालना होता है और फिर यहाँ पुट करना होता है। बोलो मेरी बात समझ रहे हो, मेरी बात समझ रहे हो? हाँ ओके। तो केसी का एक्सप्रेशन को जिस प्रकार लिखेंगे, अब कोई कहता है नहीं आप केपी का एक्सप्रेशन लिखो, तो व्हाट आई वांट टू से इज कि अगर ये सब गैस है, अगर ये सब गैस है, अगर सारे के सारे बच्चों गैस है, तो यार गैस के लिए ना कंसंट्रेशन भी लिखा जा सकता है और प्रेशर भी। क्या काइनेटिक्स में भी ये चीज़ बताई थी मैंने कि अगर आपके पास हाँ रिएक्टेंट या प्रोडक्ट गैसियस फेज में है, तो अगर गैस का आपको कंसंट्रेशन पता है तो उसका प्रेशर भी पता चल जाएगा, प्रेशर पता है तो कंसंट्रेशन भी पता चल जाएगा। कैसे कैसे? हर एक गैस का आपको अगर पार्शियल प्रेशर पता है, हर एक गैस का अगर आपको पार्शियल प्रेशर पता है, तो वी नो दैट PV इक्वल्स टू NRT, PV इक्वल्स टू NRT। So P is equals to N by V into RT. N by V is nothing but concentration into RT. So what you can see is कि भाई साहब अगर इक्विलिब्रियम आ गई, एक बात और बता के चल रहा हूँ बच्चों, बड़ा ध्यान से सुनना कि अगर ये रिएक्टेंट और प्रोडक्ट सब के सब एक ही कंटेनर में रखे गए हैं, तो शुरुआत में खाली आपने रिएक्टेंट रखा होगा, खाली रिएक्टेंट, तो रिएक्टेंट का आपको प्रेशर पता होगा, इसका 5 atm, इसका 10 atm। अब आप क्या देखो, समय के साथ इसका प्रेशर घट रहा, लेकिन हो सकता है कि फिर बाद में टोटल तो बढ़ने लगे। अरे समझ रहे हो नहीं, क्योंकि प्रोडक्ट भी बनने लगा। क्या बनने लगा? प्रोडक्ट। मेरी बात को समझना, मेरी बात को समझना। अल्टीमेटली जब इक्विलिब्रियम आ चुकी है, तो इक्विलिब्रियम पर कुछ रिएक्टेंट भी है, कुछ प्रोडक्ट भी है। रिएक्टेंट भी गैस है, प्रोडक्ट भी गैस है। रिएक्टेंट अगर गैस है तो उनका भी अपना अपना कुछ ना कुछ प्रेशर रहा होगा, और प्रोडक्ट भी अगर गैस है उसका भी अपना अपना कुछ प्रेशर रहा होगा, और इन सब का एक टोटल प्रेशर भी रहा होगा। बोलो ये बात समझ आ रही? अगर इक्विलिब्रियम आ चुकी है, अगर इक्विलिब्रियम आ चुकी है, तो इक्विलिब्रियम आ जाने के बाद, इक्विलिब्रियम आ जाने के बाद ना तो एक एक गैस का प्रेशर बदलेगा और ना ही टोटल प्रेशर बदलेगा। बोल दो हाँ या ना, बोलो हाँ या ना। मैंने अभी अभी बोला था कि इक्विलिब्रियम आ जाने के बाद किसी भी चीज़ में वैल्यू, किसी भी वैल्यूज में कोई चेंजेस नजर नहीं आते, चाहे वो प्रेशर हो, चाहे कंसंट्रेशन हो, चाहे मोल फ्रैक्शन हो, चाहे मोल्स हो, कुछ भी हो यार, कुछ नहीं बदलने वाला। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? तो इक्विलिब्रियम अगर आ गई है, तो रिएक्टेंट का भी प्रेशर बिल्कुल अपना अपना प्रेशर मिक्सचर के अंदर इंडिविजुअली किसी गैस का जो अपना अकेले का प्रेशर होता है उसको पार्शियल प्रेशर बोला जाता है। क्या बोला जाता है? पार्शियल प्रेशर। समझाया था नहीं समझाया था? पार्शियल प्रेशर का मतलब होता है इट इज द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द सिंगल गैस अलोन, ठीक है ना, व्हेन इट वाज केप्ट अंडर द आइडेंटिकल कंडीशंस इन विच एंटायर मिक्सचर वाज प्लेस्ड। खैर कहने का मतलब है कि जिस भी कंडीशन में पूरा का पूरा गैसियस मिक्सचर रखा हुआ है ना, जितने भी वॉल्यूम में टोटल गैसियस मिक्सचर रखा हुआ है, जिस भी टेम्परेचर पे टोटल गैसियस मिक्सचर रखा हुआ है, अगर वहां से उस गैसियस मिक्सचर में से सारे गैस को हटा दे, खाली एक ही गैस को रख दे उसी वॉल्यूम में, उसी टेम्परेचर पे, तो उस वक्त जो प्रेशर आएगा वो उस गैस का पार्शियल प्रेशर कहलाता है। क्या कहलाता है? पार्शियल प्रेशर। तो पार्शियल प्रेशर का मतलब होता है कि टोटल प्रेशर में कितना हिस्सा किस गैस का था। इतनी बात समझ आ रही क्या? हाँ, पार्शियल प्रेशर भी समझ आ जाना चाहिए। अब मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि अल्टीमेटली जब इक्विलिब्रियम आ गई तो इसका पार्शियल प्रेशर कांस्टेंट, इसका पार्शियल प्रेशर कांस्टेंट, इसका पार्शियल प्रेशर कांस्टेंट, इसका पार्शियल प्रेशर कांस्टेंट। ये पार्शियल प्रेशर कब के? इक्विलिब्रियम के। कब के? इक्विलिब्रियम के। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? तो इनके पार्शियल प्रेशर को रखते हुए हम एक एक्सप्रेशन लिख सकते हैं कि पार्शियल प्रेशर ऑफ A टू द पावर स्मॉल ए, है ना, इंटू पार्शियल प्रेशर ऑफ B टू द पावर स्मॉल बी। बोलो है कि नहीं? अरे बोलो है कि नहीं? है ना, होल डिवाइड बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ C टू द पावर स्मॉल c इंटू पार्शियल प्रेशर ऑफ D टू द पावर स्मॉल d। ये सारे के सारे पार्शियल प्रेशर कब के? कब के? कब के? इक्विलिब्रियम के। इक्विलिब्रियम के। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? हाँ, इसी तरीके से मैंने निकाल दिया। मैंने क्या बोला है कि अगर आपके पास गैसियस रिएक्टेंट या गैसियस प्रोडक्ट हैं, है ना, तो वहां पर प्रेशर पता है तो कंसंट्रेशन निकाल दोगे, कंसंट्रेशन पता है तो प्रेशर निकाल दोगे। देख सकते हो ना, P इक्वल्स टू CRT, P इक्वल्स टू CRT। और वैसे ही आप C निकालना चाह रहे हो तो P को RT से डिवाइड कर दो। बोल दो है कि नहीं? बोल दो। कहाँ पर C रहेगा? यस, दिस इज रॉन्ग। वेरी गुड, थैंक यू। सालो तुम सब ऐसे ही ऑनलाइन बैठे हुए बे। पार्शियल प्रेशर C टू द पावर C इंटू पार्शियल प्रेशर ऑफ D टू द पावर D, है ना, इक्विलिब्रियम का होल डिवाइडेड बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ A टू द पावर स्मॉल है ना, इंटू पार्शियल प्रेशर ऑफ B टू द पावर स्मॉल बी। बोलो है कि नहीं? ओके, ठीक है। वेयर R इज व्हाट? वेयर R इज व्हाट? यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। और इसकी वैल्यू कौन से टर्म में रखनी है? प्रेशर के टर्म में। इसकी वैल्यू कितनी है? 0.082 atm लीटर पर केल्विन पर मोल। 0.082 atm लीटर पर केल्विन पर मोल। बोलो बात समझ आ रही क्या? है ना, कोई दिक्कत तो नहीं। एंड T इज व्हाट? T इज टेम्परेचर इन केल्विन। टेम्परेचर इन केल्विन।
टेम्परेचर इन केल्विन, ठीक है, यदि बात समझ आती है। अब मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, कहना ये चाह रहा हूँ कि अगर कोई पूछता है यहाँ से व्हाट इज यूनिट ऑफ केसी, व्हाट इज यूनिट ऑफ केसी, तो यार केसी की यूनिट कोई बड़ी बात थोड़ी है मेरे लिए, ये मोल पर लीटर है, ये भी मोल पर लीटर, ये भी मोल पर लीटर, ये भी मोल पर लीटर है, तो अल्टीमेटली हो जाएगा मोलर, मोलर टू द होल पावर, मोलर टू द होल पावर, कहें को 1 - n में सी प्लस डी माइनस ए प्लस बी, क्योंकि ये सबके सब आए हैं, ये सबके सब आए हैं, बोलो है कि नहीं, बोलो है कि नहीं, है ना। अरे नहीं आ रहे समझ, नहीं आया समझ। अच्छा एक बात बताओ, मैंने अभी भी बोला है कि कंसंट्रेशन आप किस किस का रख सकते हो, गैसियस का या एक्चुअली एक्वस फेज का, गैसियस फेज का या फिर एक्वस फेज का, एक्वस फेज का तो रखना ही रखना होता है। हाँ प्योर सॉलिड और प्योर लिक्विड रहेगा तो वो यहाँ आएगा भी नहीं, वो आएगा भी नहीं, तो उसका कोएफिशिएंट भी यूनिट में नहीं आएगा, उसका कोएफिशिएंट भी यूनिट में, मतलब ये यूनिट में सिर्फ और सिर्फ किसका कोएफिशिएंट आएगा, गैस का, है ना, हाँ गैस का। ये सी प्लस डी माइनस ए प्लस बी को डेल्टा एन जी बोल दिया जाता है, क्या बोल दिया जाता है, डेल्टा एन जी, समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो, डेल्टा एन जी क्यों बोला है, समझ रहे हो या नहीं समझ रहे हो, चेंज इन, हाँ नंबर ऑफ मोल्स हैं, हाँ या स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है ना, चेंज इन स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, मतलब वही नंबर ऑफ मोल्स ही तो बोला जाता है, कोएफिशिएंट मोल्स को ही तो शो कर रहे होते हैं ना। हाँ तो सम ऑफ स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ प्रोडक्ट माइनस सम ऑफ स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ रिएक्टेंट्स, ठीक है ना, व्हिच इज कॉल्ड डेल्टा एनजी, चेंज इन गैसियस मोल्स ड्यूरिंग द रिएक्शन। बोलो ये बात समझ आ रही क्या। और उसी तरीके से अगर मुझसे कोई केपी की यूनिट बोलता है, किसकी यूनिट बोलता है, केपी, सो व्हाट इज यूनिट ऑफ केपी, व्हाट इज यूनिट ऑफ केपी, व्हाट इज यूनिट ऑफ केपी, एटीएम टू द पावर डेल्टा एनजी, बोलो नहीं आया ना समझ, नहीं आया ना समझ। ऐसे तो मन मेरा पहले भी रातों में ही चाहत के हाँ सपने संजोता था। ओके तो अब हम यहाँ पर देखने जा रहे हैं, ठीक है ना, कुछ रिएक्शंस और उनके केपी और केसी का रिलेशन पहले डिराइव कर लेते हैं, फिर उसके बाद ऐसे सवाल दूंगा मैं। ओके सो रिलेशन बिटवीन केपी एंड केसी, केपी एंड केसी, ठीक है ना। ओके केपी और केसी का रिलेशन हम लोग देखने जा रहे हैं, सब लोग देखेंगे यहाँ पर रिलेशन बिटवीन केपी एंड केसी। ओके दिस इज ओनली वैलिड फॉर गैसियस रिएक्शन, किन के लिए वैलिड है ये, गैसियस रिएक्शन के लिए, किन के लिए, गैसियस रिएक्शन दो तरह के हो सकते हैं, गैसियस होमोजेनस, गैसियस हेटेरोजेनस। गैसियस होमोजेनस में केवल और केवल आपको क्या दिखेगा, रिएक्टेंट भी सारा का सारा गैस, प्रोडक्ट भी सारा का सारा गैस, इसके अलावा कोई चीज़ नहीं। लेकिन हेटेरोजेनस गैसियस रिएक्शन में गैसियस रिएक्टेंट या प्रोडक्ट के अलावा कुछ सॉलिड और कुछ लिक्विड भी आपको नजर आ सकते हैं। क्या इतनी बात समझ आ गई, क्या इतनी बात समझ आ गई, जल्दी बताइए, है ना। तो ये कैसे के लिए वैलिड है बताना, रिलेशन बिटवीन केपी एंड केसी किसके लिए वैलिड है, गैसियस रिएक्शन के लिए, मतलब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट या तो गैस होना चाहिए, या तो गैस प्लस लिक्विड होना चाहिए, या तो गैस प्लस सॉलिड होने चाहिए। बोलो बात समझ आ गई क्या, बोलो। ओके 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 अब देखो, ठीक है ना, सपोज इसी में चलते हैं, इसी से डिराइव कर दूं, इसी जनरल से डिराइव कर दूं, ठीक है ना। ओके डिराइव करते हैं, ठीक है ना। तो जैसे मान लो अपने पास यही रिएक्शन है, ए मोल्स ऑफ ए गैस रिएक्ट्स विद बी मोल्स ऑफ बी गैस, है ना, कन्वर्ट्स रिवर्सिबली इनटू सी मोल्स ऑफ सी गैस प्लस डी मोल्स ऑफ डी गैस। ये बात समझ आ गई। अब मैं अगर यहाँ पर आपको बोलूँ कि मैं यार केसी का एक्सप्रेशन लिख सकता हूँ, है ना, या केपी का एक्सप्रेशन लिख सकता हूँ, यस आप लिख सकते हो। सर ने अभी भी थोड़ी देर पहले बताया कि पार्शियल प्रेशर ऑफ सी टू द पावर सी, है ना, इंटू पार्शियल प्रेशर ऑफ डी टू द पावर स्मॉल डी, ये पार्शियल प्रेशर इक्विलिब्रियम वाले होने चाहिए, होल डिवाइड बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ ए एट इक्विलिब्रियम टू द पावर स्मॉल ए इंटू पार्शियल प्रेशर ऑफ बी एट इक्विलिब्रियम टू द पावर स्मॉल बी। लेट दिस बी इक्वेशन नंबर 1, ठीक है ना। अब मैं क्या बोल रहा हूँ कि मैं इसको, है ना, इन प्रेशर्स को बदलने जा रहा हूँ कंसंट्रेशन में। तो मुझे पता है कि पार्शियल प्रेशर ऑफ ए, अगर आपको पता है बच्चों, तो दिस विल बी कंसंट्रेशन ऑफ ए टू द पावर आर टी। बोलो सही बोल रहा हूँ जी भाई, है ना। अगर पार्शियल प्रेशर आपने इक्विलिब्रियम कर लिया तो कंसंट्रेशन ऑफ ए भी इक्विलिब्रियम पर लेना पड़ेगा। अब मैं यहाँ पर अगर पावर ए चढ़ाना चाह रहा हूँ तो इन सब पे होल पावर ए चढ़ेगा। बोलो ये बात समझ आ गया तो बताओ। हाँ, जिसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, कंसंट्रेशन ऑफ ए एट इक्विलिब्रियम टू द पावर स्मॉल ए इंटू आर टी टू द पावर स्मॉल ए। ये तो समझ आ गया होगा, ये तो समझ आ गया होगा। सिमिलरली पार्शियल प्रेशर बी एट इक्विलिब्रियम टू द पावर स्मॉल बी विल बी कंसंट्रेशन ऑफ बी आर टी टू द पावर स्मॉल बी, which becomes equal to concentration of B at equilibrium to the power small b into RT to the power small b. Similarly, partial pressure of C at equilibrium to the power small c will be equals to concentration of C at equilibrium into RT to the whole power small c, which becomes equal to concentration of C at equilibrium to the power small c into RT to the power small c. बोलो है कि नहीं,
ठीक है। सिमिलरली पार्शियल प्रेशर ऑफ डी एट इक्विलिब्रियम टू द पावर स्मॉल डी विल बी इक्वल्स टू कंसंट्रेशन ऑफ डी एट इक्विलिब्रियम इनटू आर टी होल टू द पावर स्मॉल डी। नाउ दिस बिकम्स इक्वल्स टू कंसंट्रेशन ऑफ डी एट इक्विलिब्रियम टू द पावर स्मॉल डी इनटू आर टी टू द पावर स्मॉल डी। बोलो ये बात समझ आ रही क्या? कोई दिक्कत है क्या? बोलो बोलो बोलो। ओके इन सभी को मैं बोल देता हूँ इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 में अपने पास 4 वैल्यूज है, इन चारों वैल्यूज को इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो पुटिंग ऑल पार्शियल प्रेशर्स फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 इनटू इक्वेशन नंबर 1 वी गेट व्हाट? Kp इज इक्वल्स टू, ठीक है ना, पार्शियल प्रेशर ऑफ C टू द पावर C की जगह पर क्या लिख सकता हूँ? कंसंट्रेशन ऑफ C एट इक्विलिब्रियम टू द पावर स्मॉल c इंटू आर टी टू द पावर स्मॉल c। बोलो सही है कि नहीं? है ना? हाँ, कंसंट्रेशन ऑफ D एट इक्विलिब्रियम टू द पावर स्मॉल d इंटू आर टी टू द पावर स्मॉल d होल डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ A at equilibrium to the power small a into RT to the power small a into concentration of B at equilibrium to the power small b into RT to the power small b। लिख सकता हूँ ना। अब यहाँ से मैंने क्या किया कि सभी कंसंट्रेशन टर्म्स को अलग अलग कर लिया। तो ये हो गया कंसंट्रेशन C इक्विलिब्रियम टू द पावर स्मॉल c, कंसंट्रेशन ऑफ D इक्विलिब्रियम टू द पावर स्मॉल d, कंसंट्रेशन ऑफ A इक्विलिब्रियम टू द पावर स्मॉल a इंटू कंसंट्रेशन ऑफ B एट इक्विलिब्रियम टू द पावर स्मॉल b इंटू RT। ऊपर की तरफ है C प्लस D और नीचे की तरफ है A प्लस B जो ऊपर आकर के घट जाएगा, ठीक है ना। तो ये सब कुछ को अगर हम ध्यान से देखें तो ये कुछ और नहीं, ये तो Kc है, और ये RT टू द पावर कुछ और नहीं, ये तो डेल्टा Ng है। तो रिलेशन क्या डिराइव होता है? Kp इज इक्वल्स टू Kc इंटू RT टू द होल पावर डेल्टा Ng। कीप इन माइंड कि ये जो है चेंज आपने निकाला ये केवल गैसियस रिएक्टेंट या गैसियस प्रोडक्ट का ही होगा। सॉलिड और लिक्विड चूंकि यहाँ नहीं आया होगा, सॉलिड और लिक्विड चूंकि यहाँ नहीं आया होगा, तो अल्टीमेटली सॉल्व होकर के यहाँ भी नहीं आया होगा। बोलो बात क्लियर है? फोटो लीजिए, अब हम आगे बढ़ने जा रहे हैं। अभी हमने लिखा है कि Kp इज इक्वल्स टू Kc इंटू आर टी होल टू द पावर डेल्टा Ng। बोलो ये लिखा है क्या? बोलो ये लिखा है क्या? ओके गुड गुड गुड। अब मैं कहना चाह रहा हूँ यहाँ से बच्चों 3 इंपॉर्टेंट पॉसिबिलिटीज़ कि बच्चों अगर आपने पाया कि डेल्टा Ng वॉज ग्रेटर देन 0 दैट मीन्स इट इज़ पॉजिटिव फॉर अ पर्टिकुलर रिएक्शन, ठीक है ना। अगर डेल्टा Ng की वैल्यू पॉजिटिव है, पॉजिटिव मतलब मान लेते हैं 1 है, मान लेते हैं पॉजिटिव ही नंबर तो है ना। अगर मैं मान लेता हूँ ये 1 है तो 1 हो जाएगा, तो Kp जो है Kc में कुछ मल्टीप्लाई करने के बाद बराबर हो रहा है। अरे बोलो है ना। तो मतलब Kp इज ग्रेटर देन Kc। बोलो है कि नहीं? Kp इज ग्रेटर देन Kc। बोलो अगर ये रिलेशन सबको पता होता है ना, Kp इक्वल्स टू Kc इंटू आर टी टू द पावर डेल्टा Ng। तो अगर मैंने बोल दिया अगर डेल्टा Ng ग्रेटर देन 0 मतलब पॉजिटिव है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? Kp इज ग्रेटर देन Kc। बोलो हाँ या ना? अरे बोल दो यहाँ ग्रेटर का साइन है, यहाँ भी ग्रेटर साइन का, मतलब हम ये बोल सकते हैं कि Kp बाई Kc की वैल्यू इज ग्रेटर देन 1। बोलो ये भी सही है, ये भी सही है। ओके ओके ओके। अब ठीक है ना, अब नेक्स्ट, ठीक है, स्पर्श है क्या यहाँ पर? स्पर्श, अमान, ये बच्चे हैं क्या? छुट्टी पे है क्या? सब अपने प्री बोर्ड में उलझे हुए हैं। कौन है? एक अमान है, एक और अमान है क्या? हाँ स्पर्श है। स्पर्श समझ आ रहा है क्या? डेल्टा Ng 0। आज कुछ बोल नहीं रहे हो भाई, नाराज हो क्या? अगर आपने पाया कि डेल्टा Ng लेस देन 0 है मतलब नेगेटिव है, अगर तो नेगेटिव होने का मतलब मान लो -1 है, तो Kp जो है Kc बाई आर टी हो गया ना, Kc बाई आर टी हो गया ना, -1 ही मान के देख लो। मतलब Kp में कुछ मल्टीप्लाई हो रहा है तब वो Kc के बराबर, मतलब कौन छोटा है? कौन छोटा है? Kp छोटा है। किससे छोटा है? Kc से। तो मतलब Kp बाई Kc का जो रेशियो आएगा ना दैट विल बी लेस देन 1। अब एक और पॉसिबिलिटी, डेल्टा Ng इक्वल्स टू 0 हो जाए। डेल्टा Ng इक्वल्स टू 0 यार, अगर डेल्टा Ng को 0 रख देंगे तो Kp बिकम्स इक्वल्स टू Kc, तो Kp बाई Kc बिकम्स इक्वल टू 1। बोलो ये बात समझ आ गई क्या? बच्चों वाले सवाल है, बच्चों वाले सवाल है, ठीक है ना, ये थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं, ठीक है ना। नाउ व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज कि आई एम गोइंग टू गिव यू अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस हियर, अ लॉट ऑफ रिवर्सिबल क्वेश्चन। उसमें आपको डेल्टा Ng पहचानना है, उसमें Kp और Kc का एक्सप्रेशन लिखना है। क्या लिखना है? Kp और Kc का एक्सप्रेशन, और उसके बाद आपको बताना है कि Kp और Kc में रिलेशन क्या है, Kp और Kc में रिलेशन क्या है। ऑल्सो वी विल टॉक अबाउट द यूनिट्स ऑफ Kp एंड Kc। सो एक कॉलम बनाने जा रहा हूँ मैं, एक बार फोटो लेके इसको यहीं पर वाइंड अप कर लो, एक बार फोटो ले लो, इसको मिटा दूँ, एक बार फोटो ले लो, पेज नंबर 4 ही चल